नमस्कार दोस्तों। आज श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार राजभर कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान का दूसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, आपको पिछले वीडियो में मैंने पुष्पों में लैंगिक जनन जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को परागण किसे कहते हैं और परागण कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया था। और आज उसी में पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होता है उसके बारे में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो पहले हम ये जान लें कि पुष्प में, आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, पुष्प में कितने भाग होते हैं। पहले मुख्य भाग को देख लें। तो देखिए, पुष्प के भाग पहाड़, साफ, पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। उसमें पहला है बाह्य दल। बाह्य दल इसे कहते हैं कैलिक्स। नंबर 2 दलपुंज। इसे कहते हैं कोरोला। नंबर 3 उमंग। इसे कहते हैं एंडोइसियम। नंबर 4 जायांग। इसे कहते हैं गाइनोइसियम। बच्चों, आप देख रहे हैं कि पुष्प के मुख्यतः 4 भाग। पहला है बाह्य दल, और दूसरा है दलपुंज जिसे कहते हैं दल, और तीसरा है पुमंग जिसे कहते हैं आप नरभाग, पुंकेसर, और चौथा है जायांग जिसे कहते हैं स्त्री भाग, आप कह सकते हैं स्त्री केसर। अब इसमें भी आप देख लें फिगर में कि ये जो है बाह्य है, ये बाह्य दल है, और ए वाला भाग जो यहाँ से यहाँ तक आया है ये दलपुंज है नंबर 2 का। और नंबर 3 पुमंग है। पुमंग जो ए वाला भाग देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ए नरभाग है। और चौथा आपका जायांग है, यहाँ से लेकर के फूला हुआ भाग से लेकर के आप यहाँ तक ये देख रहे हैं, ये भाग स्त्री केसर का है। तो आप बाह्य दल के बारे में जान लें, दलपुंज के बारे में जान लें, और पुमंग के बारे में जान लें। इसके बाद जायांग के बारे में जानेंगे। तो बाह्य दल क्या है? अब ये पुष्प आप देख रहे हैं, तो जो बाह्य दल आगे दिखाया गया है, ये छोटा वाला भाग है बाह्य दल। ये पुष्प
का पुष्प चक्र का पहला भाग है। ये पुष्प चक्र का पहला भाग है। ये हरे रंग के होते हैं जो पुष्प की सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। नंबर 2 है दलपुंज। आप दलपुंज को देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला भाग, और इधर भी है ये वाला भाग, और ये वाला भाग जो है ये दलपुंज है। दलपुंज ये पुष्प का दूसरा चक्र है, और यह 4 से 6 या अनेक ये दल हो सकते हैं। और ये श्वेत रंग वाले और श्वेत दोनों हो सकते हैं। और ये इसमें मकरंद होने के कारण यह कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे इनके परागण की क्रिया में सहायता प्राप्त होती है या उनको मिलती है। नंबर 3 आपका पुमंग है। पुमंग का भाग जान लीजिए, मैंने बताया कि पहले कि ये पुंकेसर यानी नर भाग है, और नर भाग आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, जिनमें ये पुष्प का तीसरा चक्र है। और इसमें 3 भाग होते हैं। देखिए इसमें दिखाया भी गया है योज के बाद पुतंतु और परागकोश, जिसे कहते हैं परागकण। ये परागकण हो गया, ये योज हो गया, जिस पे परागकण ये लगे होते हैं, ये योज होता है। और पुतंत जो लंबा डंठल है उसे हम क्या कहते हैं, पुतंत। ये अंडाशय से जो पुतंतु हैं, ये अंडाशय से लगे हुए हैं। ये लंबा पतला भाग होता है, जिसे हम पुतंतु कहते हैं। और पुतंतु के ठीक ऊपरी सिरा पर एक चौड़ा, हल्का चौड़ा भाग होता है, जो परागकणों की रक्षा करता है, जिसे हम कहते हैं योज। और इसके बाद जो ऊपर वाला भाग है परागकण, जो 2 भागों में विभक्त होता है, 2 पाली में होता है, और उसे हम कहते हैं परागकण। 3 भाग हो गए किसके, पुमंग के। और चौथा है जायांग। पुष्प का यह चौथा चक्र है, यानी सबसे अंतिम चक्र है। यह फूला हुआ भाग होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये फूला हुआ भाग और ये लंबा भाग है। जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम कहते हैं अंडाशय, इसे कहते हैं अंडाशय। और अंडाशय से एक पतली नली निकलती है, उसे हम कहते हैं वर्तिका। और वर्तिका के ठीक ऊपर, यानी अंडाशय के सबसे ऊपरी सिरे पर आपका वर्तिकाग्र है। यह चिपचिपा लसलसा पदार्थ इसमें होता है, जिसके कारण जो परागकण इस पे आके चिपक जाते हैं और वहीं उनका अंकुरण होता है। और अंडाशय के अंदर जो आप ये छोटी छोटी संरचनाएं देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं बीजांड, यानी बीज के अंडे। बीजांड यही से फल और फूल दोनों बनते हैं निषेचन के पश्चात। और ये देख रहे हैं पुष्प आसन। पुष्प आसन का मतलब हो गया कि पुष्प को बैठने की व्यवस्था जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प आसन। जैसे आपको बैठने के लिए चारपाई है, कुर्सी है, टेबल है, मेज है, कहीं भी बैठ जाते हैं, परंतु पुष्प के लिए भी एक आसन दिया गया, जिसे कहते हैं पुष्प आसन। ये फूला हुआ भाग जो देख रहे हैं, ये पुष्प आसन है। और उससे जो नीचे पतला जो डंठल होता है पुष्प के नीचे, ये पुष्प वृंत। और जो आप बाह्य दल देख रहे हैं, बाह्य दल कुछ फलों में ये
समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ में लगे ही रह जाते हैं। आपने देखा भी होगा, टमाटर को देखा होगा, बैगन को देखा होगा, तो टमाटर और बैगन में जो हरे रंग के जो उसमें लगे होते हैं वही क्या हैं, वाहिदल हैं। और बाकी जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं, केवल यही आपका बीजांड बचता है जिससे बीज या फल मिलते हैं। तो कैसे इसमें होता है हम आपको बता दे रहे हैं कि पुष्पों में जो परागकण होते हैं, जो ये परागकण हैं, ये यहाँ पहुंच जाते हैं वर्तिकाग्र पर। जब वर्तिकाग्र पर जब ये पहुंचते हैं तो ये चिपचिपा पदार्थ है और इस पे जाके चिपक जाते हैं। जब उस पे चिपक जाते हैं तो इनसे एक ऐसा सक्रिय पदार्थ निकलता है जिसके कारण ये परागकण क्या करते हैं, फूल जाते हैं। और इनके परागकण के अंतःचोल जो है वो उससे बाहर निकल जाते हैं। जब विकसित हो जाते हैं तो उनसे बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल के वो यहाँ आने का प्रयास करते हैं। और इसमें दो नरयुग्मक होते हैं, एक नहीं दो होते हैं। और ये नरयुग्मक मादा युग्मक की अपेक्षा ये छोटे होते हैं और ये दो भागों में विभक्त हो जाते हैं। अब परागकण अब वहां से चला कहां तक, वर्तिका, परागनलिका से। अब परागनली वर्तिका से होते हुए, ये परागनली है, इससे होते हुए वर्तिका दिखाया गया। वर्तिका से होती हुई बीजांड के समीप, बीजांड आपका यहां है, इसके समीप पहुंचने से पहले ये जनन केंद्रक नरयुग्मक दो भागों फिर विभक्त हो जाता है। यानी यहां पहुंचने से पहले फिर ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। और पराग नलिका जो ये नली है, पराग नलिका का अंतिम सिरा अंड उपकरण के एक सहायक अंड कोशिका और एक अंड कोशिका के बीच से, सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका के बीच से ये बीजांड में पहुंच जाता है और वहीं ये नर युग्मक दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। जब दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं तो एक जो पहला नरयुग्मक है, वह अंड कोशिका से, सहायक अंड कोशिका से संलयन करके अर्थात निषेचन करके एक युग्मनज बना देता है। और दूसरा नरयुग्मक केंद्रक कोशिका से संलयन करके अर्थात निषेचन करके तृतीयक युग्मनज का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से इसमें दो बार निषेचन होता है। इस प्रकार से इनमें दो बार निषेचन होता है, जिसे हम कहते हैं द्विनिषेचन। द्विनिषेचन के पश्चात ये परागकोश जो है कि भ्रूण में परिवर्तित होने लगता है और निषेचन के तुरंत पश्चात इनमें उपस्थित कोशिका प्रतिमुख तुरंत समाप्त हो जाती है और भ्रूण का निर्माण होने लगता है।
और भ्रूण से बीज व फल बन जाते हैं। तत्पश्चात ये आपके जो नर भाग हैं ये भी समाप्त हो जाते हैं और इसका वर्तिकाग्र समाज हो जाता है और जो आपके बाह्य दल हैं ये भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से उस अर्थात वो झड़ जाते हैं। आपको यह पुष्प का जो चित्र है इसके सहारे हमने आपको पुष्प में लैंगिक जनन क्रिया कैसे होती है यह हमने आपको बताए। और इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहीं बंद करता हूँ। तब तक के अगले वीडियो में आप लोगों को फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।